हेलो दोस्तों, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पर्यावरण और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। आप इन क्वेश्चन को लगाओ और ये जो वीडियोस है आप इनका बहुत अच्छा फ़ायदा लो रहता है मतलब। और कल की जो वीडियो है मेरी नहीं आ पाई थी क्योंकि तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो थोड़ी सी आज भी ऐसा ही है, पर मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो बनानी है, वीडियो अच्छे से बनानी है। तो आज के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आज के जो मेरे जो क्वेश्चंस है वो ज्योग्राफी पर्यावरण के हैं, बता दिए हैं। और ये बात है कि जैसे एक छोटा चैनल होता है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी जगह से भी, छोटा चैनल ज़रूर है लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी है। मैंने भी मेंस वगैरह लिखे हैं एग्ज़ाम के, तो इसलिए मैं भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। और जिन लोगों ने मतलब मेरी दोस्त ही कहिए कि आप सभी, हम सभी एक दोस्त है और इंसानियत का रिश्ता भी बहुत बड़ी बात होती है ज़िंदगी में। अगर आपको कोई भी जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप वो वीडियो मुझे ज़रूर, मतलब वो टॉपिक है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जो आप में स्टडी करते हुए प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो सब बताओ कि किस टॉपिक पर क्या आपको चाहिए, कि आप कौन कौन से कंपटीशन की, तो मेन कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन आप पर्टिकुलर किस टारगेट को लेकर आप चल रहे हो, आपकी तैयारी किस चीज़ की है, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो वीडियो देखते हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि होता क्या है कि हमें एटीट्यूड में नहीं, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे लिए अच्छा किया है उनके लिए भी बहुत अच्छा थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने बुरा भी किया ना, कई बार उनको भी थैंक यू बहुत अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार उस चीज़ में भी अगर कोई ऐसा कुछ कह रहे होते हैं, कमेंट पास कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को भी पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए मतलब बात भी हो गई थोड़ी ज़्यादा, कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी था। तो जो पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक कि तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आर्थर टांसले, ऑप्शन बी अल्गोर, ऑप्शन सी अहर्नीस सवंते, ऑप्शन डी मोबिलस। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहली बात होती है, जो क्वेश्चन होता है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। दोबारा भी पढ़ो, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? आर्थर टांसले के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी को सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया। तो इसमें जो सबसे, मतलब ऑप्शन ए एच रेटेर, ऑप्शन बी हैकल, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी ओडुम। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जो कि पहले ही हो चुका है, ऑप्शन बी हैकल। इन्होंने 1866 में बात कही थी। उस समय इकोलॉजी का इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लोग इस बारे में उतना सोच भी नहीं रहे थे, ना जान लेते समझ लेते। उस समय इन्होंने ये बात कही थी। देखिए कितने अच्छी इन्होंने ये बात कही। और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है, पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये देखो, पर्यावरण में ये बिल्कुल पहली जो लाइन है एकदम राइट है। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों ही घटक, इसमें बायोटिक और नॉन बायोटिक, अबायोटिक दोनों ही इसमें होते हैं। ये राइट है। अब इसमें कहते हैं पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर नहीं, जहाँ ये वर्ड आ गया सदैव, कि कोई भी चीज़ सदैव स्थिर नहीं रहती, ये तो गतिशील है, ये मतलब ये है गतिशील है। तो आंसर क्या होगा? सदैव तो नहीं होता। अब आंसर इसका हुआ, जिसमें अब हम इसमें ये देखेंगे क्वेश्चन को हल करते समय, ए और बी नहीं, जिसमें है उस चीज को जिसमें सेकंड आ रहा है तुरंत पहले उसको काट दो, ठीक है, और इनको काट दो कि जो ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, तो सेकंड ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले उस चीज को देखना है क्वेश्चन हल करते समय कि कौन से क्वेश्चन में जो गलत आ रहा होता है एकदम उसे काट दो, ठीक है। और फिर देखो कि कौन से में जो आंसर राइट है वो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन सी में, तो यही इसका राइट आंसर है। ये मेथड होता है,
ये मेथड होता है क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने का, ठीक है, याद रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ है। प्राकृतिक वास का क्या अर्थ है? देखो पहला जो ऑप्शन है, ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग एक समुदाय में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, यह पारिस्थितिक तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक। ऑप्शन सी, एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित है। ऑप्शन डी, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या है। अब इसको देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, शब्द को पकड़ना है। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास। तो अब ये देखिए प्राकृतिक वास कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें हमारी पृथ्वी पर दिए हैं वास, वो होते हैं प्राकृतिक वास, जो जिनका मनुष्य क्या उसमें कोई काम नहीं रहा, वो नेचुरली हमें भगवान की दया से जब भगवान बना रहे थे पृथ्वी को, तो उन्होंने ही अपनी इसमें बनाए हैं। तो उसमें मानव द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उन्होंने मानव ने उसमें कोई चेंज नहीं किया, मतलब अपना दिमाग उनमें उन्होंने नहीं लगाया, उन्हें बने बनाए वो मिल गए, उसे कहते हैं प्राकृतिक वास। अब ये देखिए, अब प्राकृतिक वास जो है ना, एक शब्द ये कितना, आप इसी पर ही पूरा का पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, कितना अच्छा शब्द दिया हुआ है प्राकृतिक वास। अब देखिए, अब इसमें है ए ऑप्शन, ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग एक समुदाय में रहते हैं। जी नहीं, प्राकृतिक वास में एक समुदाय के लोग तो हो ही नहीं सकते, तो ये ए ऑप्शन एकदम गलत। एक समुदाय के नहीं, इसमें विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, इसमें जानवर भी रहते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, छोटे जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े सब कुछ रहते हैं। तो इसका जो हुआ ए बिल्कुल गलत हुआ। अब सेकंड देखो ऑप्शन, मतलब एक एक शब्द को समझो कि एक एक शब्द का जो आंसर है वो कैसे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जो इसकी इन डेप्थ है, इन डेप्थ जो इसकी नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, वो ऐसे होगी। अब बात करते हैं सेकंड पर, यह पारिस्थितिक तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। जी नहीं, ये पारिस्थितिक तंत्र का, इकोलॉजी का छोटा सा हिस्सा नहीं, बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं है। इससे तो बहुत सारे, ये बहुत बिग है, एकदम बड़ा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये भी बात कट गई। अब बात करते हैं एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर देखें, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से समझकर करना है, जो मेथड मैं बता रही हूँ, बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चन को पीटी पास करने के बाद, मैंने ये सीखा, मेंस भी दिए हैं मैंने, तो उसके बाद मैंने इन सब चीज को सीखा है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। क्या है? बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। अब देखिए, बायोम नंबर जो ऑप्शन ए है, भौगोलिक क्षेत्र में पौधों का, चलिए बी में है भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं का, सी ऑप्शन सी जो है भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का, ऑप्शन डी जो है आर्कटिक क्षेत्र में पौधों का। जो आंसर है, सबसे पहले देखिए कि इसमें पूछा क्या गया, निम्नलिखित में बायोम एक। अब बात देखिए, बायोम क्या होता है? बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। अब आंसर इसमें होगा, मैंने बता दिया है, सी इज भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं को, जो पहले इससे फोर्थ क्वेश्चन में भी ये बात आई थी, उसी से ही मिलता जुलता ये क्वेश्चन भी आया है। जो ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको कैसे लेंगे कि इसमें भौगोलिक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल जो एरियाज होते हैं उसमें प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, ये और सारे इंसेक्ट भी होते हैं, एवरीथिंग, मतलब जहां भी स्पीसीज है, छोटी बड़ी सारी स्पीसीज होती है, उसे कहते हैं बायोम। जब पर्यावरण के बायोम चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगी तो हर तरह के बायोम के बारे में आपको उन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अभी क्या है, अभी क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको आंसर बता रही हूँ, समझा रही हूँ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट भी लिखिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट, मतलब और आगे कैसे चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? देखो, अगर
हम क्या काम करते हैं, देखो नंबर ए बायोम, नंबर बी ऑप्शन बी बायोस्फीयर, ऑप्शन सी हैबिटेट और ऑप्शन डी पारिस्थितिकी है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बायोस्फीयर। यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे कहा जाता है बायोस्फीयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किस से उत्पन्न होती है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा होती है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ। छोटे क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर टाइप लग रहे हैं, लेकिन जो इनकी इन डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। इसमें ऑप्शन ए है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किस से उत्पन्न होती है, पौधों से, सागर से और सूर्य से। तो जो आंसर है इसका है सूर्य। सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रदान करता है, पूरे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, और हमारी पृथ्वी पर भी ऊर्जा वहीं से ही आती है। अगर कोई कहे, और ये प्राकृतिक सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है जो हमें भगवान से मिला हुआ है, जो भी है, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ इसलिए, तो ठीक है, सबके अपनी आस्था है, मेरी भी भगवान में बहुत है। चलिए, तो जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, आंख बंद करके कहीं भी नहीं बात करो तो बिल्कुल खड़े होकर कहो अपनी क्लास में कि भाई सूर्य है। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य होता है तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के ताप के द्वारा ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी के द्वारा खाद्य पूरा श्रृंखला में खाद्य बनते हैं पौधों में। ठीक है, तो इसका जो आंसर, ये प्रोसेस हम उस क्लास में देखेंगे। अभी सी सूर्य आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। अब देखिए कौन सा कारक है उस स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो ए में प्रकाश, बी ऑप्शन में मृदा, सी ऑप्शन में मृदा जल, डी ऑप्शन में होता है वर्षा। तो इसका जो आंसर है, अभी हम देखेंगे इसका निम्नलिखित में से कौन स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। वनस्पति कौन निर्धारित करता है, वर्षा कि जैसी वहां। अब आप देखिए, अब देखो, चलिए हमारे जैसे भारत देश है, ये रहा हमारा भारत देश। ठीक, चलिए अभी फिलहाल इतना ही, ऐसे ही आप मैनेज कर लेना। ठीक, ये रहा हमारा भारत देश हो गया। अब आप यहाँ देखिए, राजस्थान है यहाँ, यानी थार का रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ की वनस्पति कैसी होगी, एकदम कंटीली की होगी, कांटे बन जाते हैं, जो वो पत्तियां जो हैं वो कांटे का रूप ले लेती है। तो यहाँ झाड़ी होगी छोटी छोटी, यहाँ ज़्यादा, क्योंकि उनको पानी में नहीं मिल पाएगा, सारा वाष्पोत्सर्जन होकर के यहाँ रेगिस्तान बन गया है। ठीक है, पूरा थार का रेगिस्तान बन गया राजस्थान में। ठीक है, ये एरिया डेजर्ट एरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, वनस्पति किससे निर्धारित होती है, वर्षा से, क्योंकि यहाँ पर उतनी हिसाब की वर्षा नहीं आती जो इन एरिया में आते हैं। देखो यहाँ का उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा का पूरा वर्षा इतना अच्छा होती है वहाँ पर। ठीक है, लद्दाख से लेकर, ठीक है, कश्मीर, उत्तराखंड, ये सारे क्षेत्रों में खूब अच्छी वर्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया वर्षा हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी अच्छी होती है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ की जो वनस्पति होगी अलग होगी और यहाँ की वनस्पति अलग होगी। तो इसलिए मेन जो कारण है तो वर्षा इसका आंसर है, ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, समझ के पढ़ो और याद करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित बायोम युग्मों पर विचार कीजिए। विचार, बायोम क्या है, बायोम जैविक और अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण में क्या आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्थल, जल, वायु और आदि। अब इसके सी देखते हैं, सी में क्या है, जैविक पर्यावरण, पादप, मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण। जी नहीं, ये है थर्ड, इसका एकदम कट गया, क्योंकि इसमें बात आ गई कृत्रिम, मानव द्वारा कृत्रिम, तो ये तो बिल्कुल कट गया। जहां तीसरा कटा तो न, ये भी कट गया। ठीक है, तो जहां तीसरा नहीं है तो ए और दो कौन से में, और इसमें सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या देखता है, कौन सा कथन सत्य है या असत्य है।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य पूछा है और कौन सा इसमें असत्य पूछा है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, 1 और 2, थर्ड इसमें है नहीं, तो आंसर क्या हुआ, सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया गया है। जीव मंडल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीव मंडल देखो, स्थल मंडल में भी जीव है, ये भी जल मंडल में भी जीव है, पूरा मैरीन सिस्टम, महासागर हुआ, सागर हुआ, झील हुए, तालाब हुए, चाहे मतलब वो मानव निर्मित झीलें हों या नेचुरल प्राकृतिक रूप से नदियां हों, तो क्या है, जीवन वहां पर है, जीव मंडल है, वहां पर जीव रहते हैं। स्थल मंडल पे भी जीव रहते हैं और वातावरण तो है ही वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, याद रखें। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं, लेकिन नहीं, फंसना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर करना है। अब बात आई विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है। 11 का देखेंगे, 11 जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे कि इसको क्या कहा जाएंगे। दोबारा से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है। इंटरलॉकिंग को सबसे पहला ए ऑप्शन खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन में है खाद्य वेब, सी ऑप्शन में है सी मतलब उत्तराधिकार, और थर्ड डी ऑप्शन जो है पारिस्थितिक पिरामिड। तो जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो है खाद्य वेब, बी, यानी कि बी आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। जब जीवों की श्रृंखला के माध्यम से बात की कर रहे हैं, जीवों की श्रृंखला की देखो माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे पौष्टिक स्तर तक क्या कहा जाते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा श्रृंखला, ठीक है, और ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी पौष्टिकता श्रृंखला, ऑप्शन डी जीव श्रृंखला। जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर है ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला है, तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बी क्यों है, जीवों की श्रृंखला के मतलब पौष्टिकता के, पौष्टिकता एक पौष्टिक स्तर दूसरा पौष्टिक स्तर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो काफी लंबी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो बोलेंगे। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। देखो जो बात मैंने कही थी ना, इसमें आ गया ना। अब इसमें देखा कथन असत्य की बात कर रहा है। ये जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसी समय देख लो कि सत्य कह रहा है या असत्य पूछ रहा है, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन ए में है असत्य का, समझ में आ गया, समझ लिया। ए हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये तो सत्य है। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ये भी सत्य है। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है। अब बात करें, अब देखो अब घटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसमें बात पूछ रहे हैं कि असत्य क्या है। अब असत्य जो है इसमें होगा डी अपघटक, जो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, वे अपना भोजन, असत्य क्या है, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बना सकते हैं, ये इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन ए नियतिवाद अवधारणा, ऑप्शन बी संभववादी अवधारणा, ऑप्शन सी नवनियतिवाद अवधारणा। जो आंसर होगा इसका, जो आंसर है, आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी नवनियतिवाद अवधारणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में
माना जाता है? निर्माता नंबर ऑप्शन ए स्वपोषी पौधे, ऑप्शन बी शाकाहारी पौधे, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी वियोजक यानी डिकम्पोजर। जो आंसर होगा इसका स्वपोषी पौधे। तो इसमें क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे खाद्य संघ निर्माता के रूप में जाना किसे जाता है? स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाता है। जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? निर्माता। जैसे फिल्मों में भी भाई फिल्म कौन बना रहा है, भाई इस वाले निर्माता ने बनाई है ये फिल्म, ठीक है, ये सब सोचते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो थोड़ा सा ना कोरिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब समझ में भी अच्छे से आता है, और थोड़ा और अच्छे से मतलब थोड़ा कर लो तो क्या दिक्कत है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं? जीवन जीने के लिए मतलब दूसरे उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका जो आंसर है, अब देखो ए में ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी मेहतर, ऑप्शन डी हुआ शाकाहारी। अब देखिए इसमें आंसर जो होगा मांसाहारी किसी पर भाई डिपेंड नहीं है। वे उन्हें तो चाहे हरी सब्जी मिलो, चाहे उन्हें मीट मच्छी जो भी मिलो, वो तो उसमें करते हैं, वो किसी निर्भर थोड़ी निर्भर रहने का। जो एक इंसान पर्टिकुलर इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, ठीक है, जो अपना ये बना लेता है कि भाई मुझे एकदम स्टक हो जाता है, मुझे शाकाहारी रहना, मुझे सिर्फ साग सब्जी घास फूस यही सारी पनीर और मतलब चाप वगैरह ये अच्छी अच्छी चीज़ें ये खानी होती है, कि मैं अंडा मीट नहीं खाऊंगा, तो वो क्या हुआ, वो शाकाहारी है। ठीक है, वो निर्भर है किस चीज़ पर, एक ही पर्टिकुलर चीज़ पर निर्भर हो गया। लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर है हमारा डी, जो मैं कह रही हूँ वही इसका आंसर है। अब देखो आंसर क्यों है, जीवन जीने के उत्पादों निर्भर रहते हैं। ठीक है, शाकाहारी नहीं रहते, वियोजक डिकम्पोजर होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते, मेहतर स्कैवेंजर वे होते हैं जो जैसे कि जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं उनको सबको हटाते हैं। अब इसमें कौन सा है, आपने गिद्ध को सुना होगा, गिद्ध पक्षी जो है डिक्लोफेनेक के दवाई खाने से उसकी जो संख्या घट गई है, क्योंकि वो जो जैसे कि भैंस गाँव में देखा होगा रहती है, हम सभी गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो भैंस होती है, जैसे मर गई भैंस हो या कोई भी पक्षी हो जानवर हो, जैसे वो मर जाता है, अगर उन्होंने अपने जीवन काल में डिक्लोफेनेक जो एक दवाई होती है, उसका जो दर्द निवारक दवा है उसका सेवन किया हुआ होता है, उन्होंने खाई रही होते हैं किसी भी रूप में, तो उस दवाई का क्या होगा कि जैसे गिद्ध है, गिद्ध जो बेचारा है खा लेता है उन भैंसों को बेचारे को, ठीक है, उनके मांस मेरे मरी हुई भैंस को या किसी भी चीज़ को, चल भैंस का ही उदाहरण दे रही हूँ, बेचारी भैंस बुरा मत मानियो, है ना, तो उस वाली भैंस का मतलब उन्होंने खा लिया, तो क्या हुआ, जो उसने उसके अंदर वो जो डिक्लोफेनेक का जो होगा संचय हो रहा होगा, तो वो गिद्ध उसको खाने से मर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये अब आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा कंसेप्ट जो है ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17, वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाते हैं? अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सर्वाहारी नहीं, मांसाहारी बी पर, सी शाकाहारी, डी स्वपोषक। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका बहुत आसान है, मांसाहारी। आंसर जो है इसका है मांसाहारी, मांसाहारी वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं, मांस ही खाता है, तो याद रखें मांसाहारी होगा वो। ठीक है, ये एक 17 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? देखो ऑप्शन ए में है शाकाहारी, ठीक, ऑप्शन बी में मांसाहारी, ऑप्शन सी स्वपोषक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब देखो, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है स्वपोषक, यानी वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। तो आंसर क्या हुआ? स्वपोषक। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 18 था, अब क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19, दो पारीतंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोम, ऑप्शन बी बायोटोप, ऑप्शन सी इकोटोन, ऑप्शन डी बायोस्फीयर। अब आप देखो इसका जो आंसर है इकोटोन। अभी आप पूछेगा इकोटोन क्या होता है, बता रहे हैं अभी इकोटोन क्या होता है। अब ये देखो, अभी बना रहे हैं, बना के दिखाएंगे हम आपको हमारे भारत का मैप। चलिए हमने अभी ऐसे ही रैंडमली बना दिया। अब यहाँ हमने बनाया है पश्चिम बंगाल, और आपको तो पता ही है ये जो है सुंदर वन का डेल्टा। ठीक है, जो ये सुंदर वन का डेल्टा है और यह है बंगाल की खाड़ी। जो ये क्षेत्र है यहाँ का, यहाँ क्यों है जलीय और स्थलीय दोनों ही वनस्पतियाँ, दोनों ही जानवर, पेड़ पौधे, पशु सब कुछ है। तो इसको संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको इस क्षेत्र को कहते हैं हम इकोटोन, जहाँ दो स्थलीय भी और जलीय भी दोनों मिल रही होती है, और वहाँ पर पेड़ पौधे और ये जानवर पक्षी सब रहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को ये बहुत ही संपन्न क्षेत्र होता है। यहाँ पर हर चीज़ की भरपूर मात्रा में होती है, सब चीज़ भरपूर होती है यहाँ पर। ठीक है, इसको कहते हैं। इसका जो आंसर हुआ इकोटोन हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 20। दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अब देखो, ठीक है, क्या कहा जाएगा? अभी तो जो मैंने आपको समझाया इसको कहा जाएगा इकोटोन। इसको आंख बंद करके सीख लो और समझ लो। जब वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी ना, मतलब चैप्टर के अनुसार, अगर आपको पर्यावरण की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, तो एक एक चैप्टर, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। आज क्वेश्चन के हिसाब से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर हुआ, तो आज के लिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चलो अभी नहीं बंद करते। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती है? अब आप इसमें देखेंगे, अब देखो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4 सी जो है, मतलब सी वाले में 4, डी वाले में 5। जो इसका आंसर होगा, अब मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी हो रही है। ठीक है, अगर आपको 10-10 क्वेश्चन ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर बड़ी लग रही है तो। और अगर आपको ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो और सारे क्वेश्चन चाहिए कि मैं जो टारगेट बना के रखूँ कि आज मुझे 40 क्वेश्चन कराने हैं, 50 क्वेश्चन कराने हैं, तो उस हिसाब से आप देखो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो जिनको भी ज़रूरत है, जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है। देखो ज़रूरत तो सबको है आजकल, कोई ऐसा नहीं जिसे ज़रूरत ना हो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता? अजैव, जल, मृदा, तापमान और ऑप्शन डी जीवाणु। इसे किसमें काउंट होगा? देखो अजैव, जल भी अजैव है। ठीक है, जल भी अजैव है, अजैव है। अब इसमें देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है डी इसका आंसर है, लेकिन जैसे मैंने इसका जो आंसर डी दिया, लेकिन मुझे डी तो आंसर इसका तापमान नहीं होगा। ठीक है, मुझे मृदा और जीवाणु दोनों में ही ये लग रहा है कि अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं जाकर अपना आप डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, उसको एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम अलग है, जीवाणु अलग है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता? अजैव, ठीक है, जीवाणु, वो तो पहले जीव है इसमें। अब इसमें मृदा भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो मृदा के अंदर भी जीव होते हैं, अंदर होते हैं, लेकिन वो मिश्रण होती है। मृदा जो है ना, चट्टानों का ही मिश्रण है। ये तो पता ही है मृदा का निर्माण कैसा होता है। मृदा का निर्माण चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, मृदा कैसे बनती है। ठीक है, मृदा, लेकिन अंदर होते हैं मृदा के। अब आंसर इसका जीवाणु ही सही है, क्योंकि जो है क्वेश्चन को होता है ना, एक एक क्वेश्चन को एक एक वर्ड को समझना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है?
ऑप्शन ए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जो आंसर जो है इसका जो आंसर हम देखेंगे, अब निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण का जो अस्तित्व है, अब ये आंसर हुआ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर नंबर इसका होगा सी। क्यों होगा? पृथ्वी जो है अपने जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे न्यूटन ने सेब के ऊपर बताया था कि जब एक खड़े तो ऊपर से क्या अट्रैक्ट कर दिया, गुरुत्वाकर्षण अपने जैसे पृथ्वी जो है आकर्षित करती है चीजों को ये उसकी बात है। लड़कियां आकर्षित करती है लड़कों को, जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, जो मतलब बाहर रूप से सुंदर, लेकिन देखो सुंदरता भी डिपेंड करती है, मतलब सोच पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो सुंदरता होती है बाहर रूप से ही सुंदर होते हैं, कुछ लोग होते हैं उसकी अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, बहुत सारी चीजें, मतलब उसके बिहेवियर, उस इंसान की अच्छाई, इंसानियत कितनी है, उस हिसाब से उसको सुंदर मानते हैं। मैं भी उसी हिसाब से मानती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लीक से हट कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कहा गया निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब सौरमंडल, ठीक, धूल के कण दिया हुआ है, ओजोन परत दिया है, उल्का दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, ठीक है, अब जो आयन मंडल हो, बहिर्मंडल, समताप मंडल में क्या आएगी हमारी ओजोन परत। क्या है? समताप मंडल पर ये शुरू जो होती है ना ओजोन परत जो आएगी बी, तो बी का 1 किसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको देखो इसमें बी का ये जो ओजोन परत जो है, चलिए ओजोन परत इस वाले क्वेश्चन का देखते हैं। ओहो, अब इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है मुझे आपको, कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। अब इसमें देखो अब ये समझना है हम, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, सबसे पहले इसमें सौरमंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल, फिर लास्ट में आयन मंडल। तो इसमें सबसे पहले किस चीज में होगी, ठीक है, सौरमंडल है। इस तरह बनाओ और समझो। पृथ्वी बना ली हमने, चलिए गोल नहीं बनी पूरी, ठीक है, बना ली। पहले इसमें सौरमंडल में सबसे पहले क्या चीज आएगी, सबसे पहले आएंगे धूल के कण, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी मतलब सौरमंडल है धूल के कण। फिर उससे थोड़ा ऊपर जाओगे, ठीक है, उससे ऊपर जाओगे तो समताप मंडल में पता है, समताप मंडल में ओजोन परत विद्यमान है, ठीक है, जो हार्मफुल पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है, बचाती है। तो लेकिन इसमें भी छेद हो गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण, नॉट ओनली वन कोज, इट ऑल्सो अदर कोज, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। एक पर्टिकुलर कारण पर क्या होता है, वो कारण कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाता है, ज़्यादा ही वो उभर के आता है, उसकी भूमिका जो होती है ना उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वही सबसे ज़्यादा कि इसके कारण नहीं, और भी कई कारण होते हैं, गौण कारण, प्रमुख कारण और गौण कारण, ठीक है। अब सी का इसमें देखो, सी आयन मंडल में क्या हुआ, उल्का होगी। उल्का किस में होता है, एकदम आयन मंडल, ये पूरा आकाश में, ठीक। अब ये बहिर्मंडल औरोरा, देखा दक्षिणी ध्रुव और पर होती है जो औरोरा, ठीक, ये रहा। तो इसका जो आंसर होगा ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको याद रखना है, इन सभी क्वेश्चन को ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है। खाद्य श्रृंखला के लिए क्या कौन आधार है, अब बात देखिए कौन सा आधार होगा। पहले ऑप्शन में उपभोक्ता, दूसरे ऑप्शन में उत्पादक, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में वियोजक, डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए कौन होता है उत्पादक, अरे इसमें ब्रेस नहीं आ रहा, आ गया। उत्पादक जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन कर, खाद्य से सबसे बड़ा, अगर बनाएगा उत्पादक करेगा तभी तो उपभोक्ता, उत्पादक करेगा उपभोक्ता, उत्पादन सारा होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर हुआ उत्पादक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है। अब इसको देखो क्या कहा जाता है। देखो निम्नलिखित में से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से
पारिस्थितिक तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? संपूर्ण जैव पदार्थ को ऑप्शन ए में बायोम, ऑप्शन बी जैविक समुदाय, ऑप्शन सी प्लांट्स, ऑप्शन डी बायोमास। तो यही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो इस चीज को। पारिस्थितिक संपूर्ण जैव पदार्थ को कहा जाता है बायोमास। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और क्वेश्चंस, और भी कई क्वेश्चंस बाकी है इसमें, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, फिर आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो गई। इसलिए आप चैनल को देखने के बाद सीरीज को आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरी प्यारी